सो वेल गाइस, अभी तक हमने प्रीवियस एपिसोड्स में देखा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन जो कि मिडिल किंगडम के बीच जन्म लेता है। डेथ वैली से लौटते समय उसे एक इमॉर्टल फिनिक्स मिलता है जिसकी मदद से वो गॉड्स को चैलेंज कर देता है। इसके बाद हम तियान को देखते हैं जो कि उस ड्रैगन के अंदर बैठा होता है। साथ ही में वो काफी जोर जोर से हंसने लगता है। उसके बगल में वो प्रॉफिट भी खड़ी होती है। और फिर हाँ, हमारा रियल चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। हम देखते हैं एम्परर झाओ वो तियान के हाथों पर काफी जोर से अटैक करते हैं। हालांकि तियान उसे अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है। पीछे से मौका पाकर लर्निंग एफिलिएशन का गॉड वो काफी जोर से अटैक करता है, जिसके बाद झाओ वहाँ पर काफी जोर से चिल्लाते हैं। उनकी इतने ज्यादा जोर से चिल्लाने के कारण ही वहाँ पर काफी जोर से एनर्जी निकलती है, जिससे वो दोनों गॉड्स वो पीछे हट जाते हैं। झाओ भी यहाँ पर लिटरली बिल्कुल डेविल मोड में आ चुके थे। वो गैंग भी अपने फादर को देखकर कहता है ये सारे गॉड्स को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मार रहे हैं और उन्हें लिटरली एक इंच भी जगह नहीं दे रहे। साथ ही में हम एम्परर वू को भी देखते हैं जो कि कहता है इस लड़ाई का परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन सचमुच तुम एक ग्रेट एम्परर हो और इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि तुम ऐसा करने वाले इस पूरी हिस्ट्री में एक पहले बंदे हो जिसने गॉड्स का मुकाबला करने के साथ उन्हें इस हद तक ढकेला है। वहीं पर हम एम्परर वू के एक सोल्जर को भी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सम्मानता पूर्वक एम्परर झाओ को देख रहा था और वो थोड़ी देर देखने के बाद वो रोने भी लगता है। बगल में खड़ा दूसरा सोल्जर वो उससे पूछता है आखिर तुम क्यों रो रहे हो। वो अपना आंसू पोंछते हुए कहता है भले ही सांग के एम्परर वो हमारे एनिमी है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने मेरा सम्मान अर्जित किया है। फिर वो सोल्जर अपनी एक कहानी को बताने लगता है। मेरा एक छोटा भाई था जिसने जाने अनजाने में फायर गॉड को थोड़ा सा नाराज कर दिया था और फिर उस फायर गॉड ने मेरे छोटे भाई के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उसने जरा सा भी दया नहीं दिखाई थी। यहाँ तक कि मेरे फैमिली ने भी मुझसे कहा अगर गॉड्स के हाथों किसी की मृत्यु हो जाती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके बाद भी हमें गॉड से मनमुटाव नहीं रखना चाहिए। इसके बाद हम सांग के कई सारे सोल्जर को भी देखते हैं, जिनमें से एक सोल्जर वो अपने चीफ से कहता है चीफ हमें क्या करना चाहिए। चीफ उससे कहता है क्या तुम देख नहीं सकते, हमारे दखल से इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। दूसरी तरफ हम जियो और फेरिसियस गॉड को भी देखते हैं जो कि आपस में फाइट कर रहे थे। ये लोग जाकर एक दीवार में टकराते हैं। कई सारे सोल्जर भी देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। फेरिसियस गॉड कहता है ये काफी ज्यादा मजेदार है, मुझे काफी ज्यादा लंबे समय से किसी ने भी चोट नहीं पहुंचाई है। तो मिस्टर स्वॉर्डमैन तुम्हारे बारे में जो अफवाहें फैली थी शायद वो सच थी। जियो कहता है हाँ वो तो ठीक है, पर मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारे पार्टनर्स के सिचुएशन के बारे में नहीं पता। तो मैं तुम्हें बता दूं वो काफी ज्यादा ब्रूटली एक ह्यूमन के द्वारा बीट किए जा रहे हैं। पर गाइस खैर वहीं दूसरी तरफ फेरिसियस गॉड को इन सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहता है मैं यहाँ पर गॉड्स की सहायता के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर अपने फायदे के लिए आया हूँ। और क्या तुम्हें पता है कि मैं 200 साल से भी ज्यादा जी चुका हूँ और इतना ज्यादा लंबा जीवन जीना काफी ज्यादा निराशाजनक और काफी ज्यादा उबाऊ है, क्योंकि अगर आपके पास काफी ज्यादा पावर है और इसके बाद भी आपको कभी भी फाइट वगैरह करने को नहीं मिलता तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बड़ा दुख कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए स्वॉर्डमैन मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ और तुम्हारा सर काटना चाहता हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी एक असुरा डिवाइन पावर को यूज करता है, जिससे हम देखते हैं उसके चारों तरफ काफी ज्यादा वुल्फ आ जाते हैं। जियो कहता हूँ ये अपने रियल पावर को जाकर कर रहा है। इधर फेरिसियस गॉड वो काफी ज्यादा स्माइल करते हुए कहता है मिस्टर स्वॉर्डमैन अभी तक मैंने तुम्हारे स्वॉर्ड को नहीं देखा, आखिर वो है कहाँ। हालांकि तुम अभी खाली हाथ हो, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम्हारे शार्प फोर्स को फील कर सकता हूँ। ये कहते हुए अपने वुल्फ के साथ जियो के साइड काफी तेज रन कर देता है। जियो भी उसे अपनी तरफ आता देख वो अपने हाथों से कुछ गेस्चर्स को बनाने लगता है। फेरिसियस गॉड उसे देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि आखिर ये कर क्या रहा है। पर तभी वहाँ पर अचानक से होता है बूम, कई सारे शॉट्स वहाँ पर अचानक से अपेयर होते हैं जो कि उसके सारे वुल्फ को एक ही बार में फाड़ के रख देते हैं। हालांकि फेरिसियस गॉड जैसे तैसे कर वहाँ पर बच जाता है। वो भी अपने सारे वुल्फ को देखकर कहता है मेरे सारे वुल्फ वो एक ही बार में मारे गए, आखिर ये किस तरह की पावर है। फेरिसियस गॉड इधर ये सारी चीजें सोच ही रहा था। उधर जियो वो अपने एक और स्वॉर्ड को अचानक से उसके पीठ में घोंप देता है। वो जमीन पर गिरता है, पूरी फोर्स टूट जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी जब हम फेरिसियस गॉड को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा स्माइल कर रहा था। वो अपने हाथों को जमीन पर रखता है और अचानक से उठकर जियो के पेट में अपने सिर से काफी जोर से मारता है, जिससे जियो उड़कर काफी ज्यादा दूर चला जाता है। वो अपने पैरों को जमीन में घिसलाकर वहाँ पर रुकता है। जियो ये देखकर वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसके पीठ में इतना बड़ा शॉट घोंपने के बाद भी ना कि सिर्फ वो वहाँ पर जिंदा था बल्कि उसने जियो के ऊपर अटैक भी किया। पर खैर इसमें बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि वो हेवन के 6 अफिलिएशन में से एक अफिलिएशन का सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड है। जियो पीछे मुड़कर देखता है फेरिसियस गॉड वो वहाँ पर खड़ा होता, साथ ही में कहता है तुमने मुझे कितना ज्यादा दुख पहुंचाया, तो फिर ठीक है अब दुख सहने की तुम्हारी बारी। ये कहने के बाद वहाँ पर काफी जोर से चिल्लाने लगता है। जियो भी ये देखकर थोड़ा सा वहाँ पर हैरान होता है। वो फिर से अपने दांतों को आपस में रगड़ते हुए कहता है पिछले 200 सालों में तुम मुझे तीसरे बंदे मिले हो जो कि इस मेल्टिंग ऑरा का यूज करना जानता है। ये वाकई काफी ज्यादा रेयर होते हैं, पर तुम्हें ढूंढने के बाद मेरा मजा और भी ज्यादा बढ़ गया है। सीन सिर्फ हम तियानकुई को देखते हैं जो कि अपने हाथों से झाओ के अटैक को ब्लॉक कर रहा था। हालांकि झाओ दोनों गॉड्स को अकेले ही काफी बुरी तरीके से पीछे ढकेल रहा था। पर इसके बाद हम देखते हैं फायर गॉड यानी ताईजी वो अपने हाथों को जमीन पर काफी जोर से पटकता है, जिससे वहाँ पर काफी जोर का ब्लास्ट होता है। जो भी उस ब्लास्ट के कारण हवा में उड़ जाते हैं। हवा में उड़ते हुए झाओ अपने मन में कहते हैं हालांकि मेरे पास इमॉर्टल फिनिक्स है, पर इसके बाद भी 3
गॉड्स का एक साथ मुकाबला करना ये आसान नहीं होगा। साथ ही में हम उनके बगल में उड़ते हुए ड्रैगन को भी देखते हैं जो कि अपने पोजीशंस को बनाने लगता है और अपने पोजीशन वगैरह को बनाने के बाद वो इन लोगों की तरफ काफी जोर से चिल्लाता है और लिटरली उसकी आवाज इतनी ज्यादा होती है सारे लोग अपने कान को पकड़ लेते हैं। ड्रैगन के सिर्फ रोर करने से वहाँ की पूरी धरती ही कांप जाती है। यहाँ तक कि गॉड्स के लिए भी उस आवाज को सहना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। साथ ही में उनसे कई मीलों दूर खड़ा वो गैंग वो भी अपने कान को पकड़ लेता है। वो कहता है सचमुच ड्रैगन की दहाड़ को मैं इतनी दूर भी नहीं सुन पा रहा। अगर मैं ड्रैगन के पास थोड़ा और भी करीब चला जाऊं तो मैं तो बहरा हो जाता। मॉम आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? फिर उसकी मॉम भी वहाँ पर अपनी आंखों को बंद कर लेती है और काफी ज्यादा कामली कहती है तियान आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं उस ड्रैगन को जिसका मुंह खुला होता है और जब सीन थोड़ा सा और भी जूम होता है तो हम उसके दांतों को देखते हैं जहाँ पर काफी छोटा सा हमें तियान दिखता है और फिर उसके बाद वो उस ड्रैगन के ऊपर से जंप कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं झो को जो कि अभी भी हवा में ही था और झो उस ड्रैगन की दहाड़ के कारण एक पल के लिए बेहोश हो गए थे। बेहोश होने के साथ वो नीचे गिर रहे थे पर तभी उन्हें अचानक से होश आता है। वो अपनी आंखों को खोलते हैं और अपनी बॉडी को सीधा कर वो आकर जमीन पर खड़े हो जाते हैं। साथ ही में वो कहते हैं मानो एक पल के लिए मैंने अपना होश ही खो दिया था। ड्रैगन की दहाड़ ये तो सचमुच काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि इमॉर्टल फिनिक्स के डिवाइन पावर के बाद भी मैं इसे नहीं झेल पाया। झटके से मुझे चक्कर आ गया था और एक पल के लिए मेरी पूरी दृष्टि वो धुंधली पड़ गई थी। ये कहने के बाद जब वो अपने आसपास देखता है तो उसे सचमुच सारी चीजें धुंधला ही दिख रही थी, यानी सब कुछ ग्रे कलर का हो गया था। वो यहाँ पर थोड़ा सा चौंक जाते हैं। वो कहते हैं आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? क्या मेरी आंखों में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है? पर गाइस नहीं, यहाँ पर एम्परर झाओ की आंखों में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, बल्कि उसके बावजूद यहाँ का पूरा एटमोस्फियर वो ग्रे कलर का हो गया है और इसीलिए सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखने लगा है। इसके बाद हम सोल्जर्स को देखते हैं जिनमें से एक सोल्जर वो अपने चीफ से कहता है चीफ मुझे लगता है कि मुझे कुछ हो गया है, मुझे सारी चीजें ग्रे कलर की दिखाई देने लगी हैं। चीफ उससे कहता है सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि मुझे भी सारी चीजें ग्रे दिखाई देने लगी हैं। यहाँ तक कि उनमें से कई सारे गॉड्स को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इसलिए लाइटनिंग गॉड वो तियानकोई से पूछता भी है क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है? तियानकोई कहता है हाँ, ये एक डिवाइन पावर है जिसका नाम मोनोक्रोम है। साथ ही में हम जियो को भी देखते हैं। वो कहता है मेरे आसपास का पूरा क्षेत्र टेरिफाइंग डिवाइन पावर से घिरा हुआ है, यहाँ तक कि इस क्षेत्र में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। मैंने सचमुच इससे पहले कभी भी ऐसी डिवाइन पावर नहीं देखी थी। फेरिसियस गॉड वो भी जियो से कहता है मिस्टर स्वॉर्डमैन अब सब कुछ खत्म होने वाला है। तियान ऑलरेडी यहाँ पर डिसेंड हो चुका है और अब तुम सारे लोगों को यहाँ पर कुत्ते की मौत मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। इसके बाद हम झो को देखते हैं जिसके पीछे ऑलरेडी तियान आ चुका था। वो पीछे से झो को देखते हुए कहता है मंकी आखिर तुम लोग मेरा विरोध क्यों करते हो जबकि तुम्हें पता है तुम में से कोई भी हमसे नहीं जीत सकता। वो सब कुछ जो तुम जानते हो वो सारी चीजों को मैंने ही बनाया है और इसी के साथ मैंने इस दुनिया के लिए कुछ नियम भी तय किए थे। एम्परर झाओ इसकी बातें सुनने के बाद वहाँ पर काफी देर तक चुप रहते हैं। इसके बाद वो कहते हैं चलो अब अपनी तारीफी करना बंद भी करो, हम गॉड्स के द्वारा बनाए गए नियमों के बिना भी अच्छा जीवन जी सकते हैं। और हाँ, आप हमेशा एक बात में गलती करते हैं, हम इंसान हैं ना कि कोई बंदर। ये कहकर एम्परर झाओ अपने स्वॉर्ड से तियान के ऊपर स्लैश मारते हैं। पर गाइस खैर जैसा कि हमें उम्मीद था झो का वो स्लैश तियान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है, बल्कि उल्टा तियान झो का एक पंख भी काट देता है। झो भी अपने कटे हुए पंख के साथ हवा में उड़ते हैं। सारे लोग भी इन्हें देखकर काफी ज्यादा शॉक थे। इसके बाद वो तियान के सामने जमीन पर गिरते हैं और रोल करते हुए थोड़ा सा दूर जाकर गिरते हैं। तियान फिर से इनकी ओर आगे बढ़ता है और वो कहता है जिस इमॉर्टल फिनिक्स पर तुम भरोसा करते हो कई साल पहले मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसके दोनों पंखों को काट दिया था और फिर काटने के बाद मैंने उसके एक एक पंखों को अपने हाथों से निकाला था। उसकी ये कहने के साथ हम तियान के पीछे से निकले हुए ड्रैगन को देखते हैं। वो जाकर झाओ के पंख को पकड़ता है और उन्हें हवा में लटका देता है। तियान झाओ को बिल्कुल अपने पास ले आता है। वो कहता है इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, हालांकि मेरे एक प्रोफेट ने मुझसे कहा था तुम फ्यूचर में मेरे सबसे पावरफुल दुश्मन बनोगे, इसीलिए मैं यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। एम्परर झाओ जिसे तियान के ड्रैगन ने पकड़कर हवा में लटकाए हुए होता है वो भी वहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल करने लगता है और वो कहता है तुम सचमुच यहाँ पर सिर्फ एक भविष्यवाणी की वजह से आए हुए हो। हालांकि मेरे लिए यह कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल है कि सिर्फ एक नॉर्मल से ह्यूमन से तियान भी डर जाएगा और गॉड्स की पूरी सत्ता भी डगमगा जाएगी। वो गैंग भी यहाँ पर अपने फादर को देख रहा था। तियान कहता है मॉर्टल मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ देवताओं का अधिकार वो कभी भी नहीं डगमगाएगा। और जहाँ तक बात है उस प्रोफेसी की तो आज वो प्रोफेसी और तुम दोनों को मैं कुचल दूंगा। तियान के कहने के बाद हम उसके दूसरे ड्रैगन को देखते हैं। वो काफी ज्यादा स्पीड से आकर झो के पेट में घुस जाता है जिससे झो को लिटरली वहाँ पर काफी ज्यादा दर्द होता है और वो दर्द में चीख उठते हैं। सांग के सोल्जर्स भी अपने एम्परर की इतनी बुरी हालत देखकर वो भी उन्हें बचाने के लिए उनकी तरफ दौड़ते हैं। पर गाइस खैर तियान ने अपने चारों तरफ मानो एक इनविजिबल सा जोन बनाया था जिसके अंदर लिटरली ऑरा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल था। इसी कारण वो सोल्जर आगे नहीं बढ़ पाता है और घुटनों के बल वहाँ जमीन पर गिर जाता है। साथ ही में उसकी बॉडी की पूरी एनर्जी काफी ज्यादा फास्टली ड्रेन हो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं जियो को जो कि सोल्जर के बगल से होते हुए तियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। साथ ही में जियो उस सोल्जर से भी कहता है
मेरी बात ध्यान से सुनो, उसके चारों तरफ एक डिवाइन बैरियर है और अगर तुम खुद को उसके करीब ले जाने के लिए मजबूर करोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम यही रुको और मुझे कोशिश करने दो। ये कहकर जियो तियान की तरफ आगे बढ़ता है और उसके काफी ज्यादा करीब जाकर वो अपने हाथों से उसी गेस्चर्स को बनाने लगता है जो कि उसने थोड़ी देर पहले अपने शॉट्स को अपेयर करने के लिए बनाया था, जिससे हम देखते हैं वहाँ पर वो बड़ी वाली शॉट अपेयर होती है जो कि जाकर सीधे तियान के पीठ में घुसने ही वाली थी, पर गाइस खैर वो जाकर तियान के बिल्कुल पास रुक जाती है। इधर जियो वो अपनी और भी ज्यादा स्ट्रेंथ को यूज करने लगता है ताकि वो शॉट को ले जाकर तियान के पीठ में घोंप सके, जिससे हम देखते हैं जियो के मुंह से और नाक से ब्लड वगैरह भी निकलने लगता है। उसकी उंगलियों पर दरारें पड़ने लगती हैं और वो टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिरने लगती हैं। पर गाइस खैर इतने ज्यादा स्ट्रेंथ को यूज करने के बावजूद भी उसका वो स्वॉर्ड वो 1 इंच तक आगे नहीं बढ़ता है। तियान भी उसे देखकर कहता है मेल्टिंग ऑरा, इसका मतलब ये है कि ये बंदर कुछ हुनर जानता है। मेरे मोनोक्रोमेटिक दीवार को तोड़कर मेरे सामने खड़े हो, इसके लिए तुम्हें एक असाधारण इंसान जाना जाएगा। पर खैर फैक्ट यहाँ पर यह है कि तुमने ऐसा करने के बाद तुम अपने सीमा तक पहुंच गए हो, यानी यही तुम्हारी लिमिट है। पर आखिरकार तुम एक बंदर से बढ़कर मेरे सामने और कुछ भी नहीं हो। ये कहकर वो अपने हाथ को हवा में उठाता है, जिससे हम देखते हैं उसके वो सारे ड्रैगन एम्परर झाऊ और जियो को हवा में उड़ा देते हैं और उन ड्रैगन्स के पीठ पर लगी वो नुकीले पंख वो उन्हें हवा में ही काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देती हैं। दोनों बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं और जमीन पर गिरते हैं। यह देखकर सारे लोग, सारे गॉड्स और सारे सोल्जर बिल्कुल हैरान थे। इसके बाद तियान फिर से जाकर उन दोनों के सामने खड़ा हो जाता है। दोनों भाई वहाँ जमीन पर पड़े हुए थे, पूरी बॉडी बुरी तरीके से इंजर्ड थी, मुंह नाक सारी जगहों से ब्लड भी निकल रहा था। साथ ही में झाऊ जियो को देखकर कहते हैं ये यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि हम इतने सालों बाद एक ऐसी जगह पर मिलेंगे जहाँ पर हम दोनों एक साथ मरेंगे। जियो एम्परर की बातें सुनकर वहाँ पर कुछ भी नहीं कहता है। हम देखते हैं उसके मुंह से ब्लड वगैरह निकल रहा था और वो जमीन पर वहीं पड़ा होता है। उसमें अब उठ खड़ा होने की क्षमता नहीं बची थी, पर जो वो जैसे तैसे कर कर वहाँ पर खड़ा होने लगता है। तियान उसे देखकर कहता है बंदर, तुम में अभी भी खड़ा होने की हिम्मत बची है, पर खैर इससे कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। जो उसे वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में देखते हुए कहते हैं मुझे पता है कि ये मेरा अंत है, लेकिन इसके बाद भी मेरा तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण करने का कोई भी इरादा नहीं है, यहाँ तक कि मेरे दोस्त का भी नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं जो कि उस कवच यानी इमॉर्टल फिनिक्स में क्रैक्स आने लगी थी। इसके बाद उनका वो पूरा कवच वो झाऊ की बॉडी से निकल जाता है। वो कवच झाऊ की बॉडी से निकलने के साथ वहाँ पर काफी ज्यादा ग्लो भी कर रही थी, जिसे देखकर तियान भी कहता है इमॉर्टल फिनिक्स के इतने ज्यादा ग्लो को क्रोमेटिक की दीवार भी नहीं दबा पा रही। इधर तियान भी उसे देखकर कहता है इमॉर्टल फिनिक्स, तो तुमने फाइनली अपने असली रंग को दिखा ही दिया और ऐसा कर कर तुमने सिर्फ अपने दोस्त के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया है। पर खैर संघर्ष करना व्यर्थ है। ये कहने के बाद वो इमॉर्टल फिनिक्स के आगे बढ़ता है। इधर हम देखते हैं एम्परर झाऊ को, जिनकी बॉडी से इमॉर्टल फिनिक्स अलग होने के बाद वहाँ पर काफी ज्यादा फायर और काफी ज्यादा एनर्जी भी निकाल रहा था। एम्परर झाऊ भी कहते हैं ये युद्ध खत्म होने में काफी दूर है, पर खैर अफसोस की बात यह है कि मेरी यात्रा यहीं पर खत्म हो जाएगी, तो फिर ठीक है बस एक आखिरी बार। ये कहने के बाद एम्परर झाऊ वो तियान के साइड काफी तेजी से जंप करते हैं। इधर तियान भी अपने सारे ड्रैगन्स को एम्परर झाऊ के ऊपर अटैक करने के लिए आदेश दे देता है। इसके बाद होता है बूम, हमारा सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। हम थोड़ा सा पास्ट का सीन देखने लगते हैं। हम देखते हैं एम्परर झाऊ वो 10 साल के थे। वो अपने हाथ में मसाल लिए हुए उस काल कोठरी के अंदर आए हुए थे जहाँ पर इमॉर्टल फिनिक्स रखा था। वो उसके सामने अपने हाथ में मसाल लिए हुए वो खड़े थे और इसी मोमेंट से एम्परर झाऊ की पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जियो और एम्परर झाऊ को, जहाँ पर जियो वो अपने शॉट की स्किल्स को प्रैक्टिस कर रहा था, वहीं पर एम्परर झाऊ वो बगल के चट्टानों पर बैठे हुए थे और उनके दिमाग में लगातार कई सारी चीजें चल रही थी। जिसके बाद वो कहते हैं जियो, क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? मैंने सुना है कि ये कवच हमारे पूर्वज यानी चेंगतांग ने पहना हुआ था और ऐसा लगता है कि जैसे मैं इस कवच से बात कर सकता हूँ। अरे जियो, तुम मेरी बात को सुन भी रहे हो या नहीं? जियो झाऊ की बातों को तो सुन रहा था, पर वहाँ पर उनका कोई भी जवाब नहीं देता है। वहीं पर एम्परर झाऊ वो लगातार बोले जा रहे थे। वो कहते हैं जियो, क्या तुम्हें फ्यूचर में विश्वास है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ अनबिलीवेबल होने वाला है। ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया में कुछ ऐसा करने आया हूँ जो कि आज तक किसी भी ह्यूमन ने नहीं किया है। एम्परर झाऊ की सारी चीजें कहने के बाद भी जियो वो एम्परर की बातों को इग्नोर करते हुए लगातार अपना प्रैक्टिस किया जा रहा था। पर एम्परर झाऊ वो लगातार वहाँ पर बोले जा रहे थे। वो फिर से कहते हैं जियो, मैं पिछले महीने सल्फर के खदानों में गया था और वहाँ पर मैंने स्लेव्स के साथ कुछ दिन बिताए हैं। इसलिए अगर मैं तुम्हें स्लेव्स के हालत के बारे में बताऊं तो तुम मुझ पर विश्वास भी नहीं करोगे। वहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी थी, भोजन और पानी भी लिमिटेड था। उनमें से कई स्लेव्स तो हमारी एज की भी थे और फिर भी वो लोग बिना इनफ भोजन और पानी के लगातार वहाँ पर मेहनत किए जा रहे थे। एक बूढ़ा आदमी जिसे मैंने देखा वो काम करते करते और नहीं सह पाया और वहीं पर मर गया। उस बूढ़े ने वहाँ पर लगातार 20 साल तक काम किया था और मरने के बाद उसकी राख को सल्फर के खदान के बाहर लाया गया और समुद्र में छिड़क दिया गया ताकि कम से कम उसकी आत्मा को तो शांति मिले। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वहाँ पर जितने भी लोग हैं सारे काफी बुरी मौत मरेंगे। यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। जियो, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? मैं सीरियस हूँ। वहीं दूसरी तरफ जियो कहता हूँ ठीक है, अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। एम्परर झाऊ कहते हैं जियो, तुम अपने स्वॉर्डमैन की प्रैक्टिस तुम हमेशा अकेले ही करते हो, क्या तुम्हें ये बोरिंग नहीं लगता? तुम्हें कुछ नया आजमाना चाहिए।
जियो कहता हूँ आखिर इसमें बुराई क्या है। झाओ कहते हैं जियो तुम्हारी समस्या ये है कि तुम काफी ज्यादा सुस्त रहते हो। अगर तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसे ही रहेगी और अगली बार अगर हमें कोई लेडी मिलती है तो वो तुम्हारे बजाय मुझे चुनेगी, क्योंकि सचमुच तुम काफी ज्यादा बोरिंग हो। जियो एम्पर झाओ की बातों को सुनकर वहाँ पर कुछ भी नहीं कहता है और वो फिर से अपने शॉट की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। हम उस दिन से कई सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एम्पर झाओ की शादी वगैरह अब हो चुकी थी, यहाँ तक कि आज उनका बेटा भी हुआ था। और हाँ, वही बेटा था वो गैंग। वो अपने बेटे को अपने हाथों में लिए हुए होते हैं और वो उसे हवा में उछालते हुए कहते हैं ये बच्चा तो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है। फिर वो मुड़कर देखते हैं वो गैंग की माँ को, जो कि उनका कोई भी जवाब नहीं देती है और वो वहाँ पर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड लग रही थी। झाओ उनसे पूछते हैं क्या हुआ, क्या कोई यहाँ पर गड़बड़ी है। पर वहीं वो गैंग की माँ वो वहाँ पर लगातार रोई जा रही थी। वो कहती है नहीं, कुछ भी नहीं, बस मैंने अपने बेटे के फ्यूचर को देखा है। जिस क्षण से भी इस बच्चे ने जन्म लिया है उसी क्षण से मैंने इस दुनिया में एक जबरदस्त परिवर्तन होते हुए देखा है। एम्पर झाओ वो अपने बेटे को गोदी में लिए हुए होते हैं। वो कहते हैं हाँ वो तो ठीक है, पर आखिर वो परिवर्तन है क्या। फिर उसकी मॉम बताती है वो परिवर्तन ये है कि आने वाले समय में देवताओं का अधिकार नष्ट हो जाएगा, सारे स्लेव्स को हेवन से फ्रीडम मिलेगी और सारे मुक्त हो जाएंगे। ये बच्चा उन जबरदस्त परिवर्तनों में महारत हासिल करने की कुंजी है। इसका भाग्य असामान्य होगा, हालांकि वो इस काम को अकेले नहीं कर सकता, उसे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। और कुछ ही समय बाद ये वार भी स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि इस वार को स्टार्ट करने वाले आप होंगे, लेकिन इस वार को खत्म करने वाले आप बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप वो दिन कभी भी नहीं देख पाएंगे जब स्लेव्स को हेवन के नीचे से फ्रीडम मिलेगी। ये चीजें बताने के बाद वो गैंग की माँ वहाँ पर काफी ज्यादा रोए जा रही थी। झाओ भी काफी देर देखते हैं। उसके बाद वो कहते हैं मेरे लिए मत रो। वो अपने हाथ को उनकी तरफ आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं गॉड्स कभी भी आंसू नहीं बहाते। फिर वो गैंग की माँ के आंख से आंसू को पोंछ देते हैं। साथ ही में वो कहते हैं मुझे पता है आप अपने डिवाइन पावर को यूज कर फ्यूचर को देख सकती हैं, लेकिन इसके बाद भी मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे एक प्रॉमिस करें। आज के बाद आप ऐसा दोबारा कभी भी नहीं करेंगी, यानी फ्यूचर को नहीं देखेंगी। बस उन चीजों को नजरअंदाज करो और अभी जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि मैं केवल वही करूंगा जो मुझे उचित लगेगा। मैं उसी मार्ग पे चलूंगा जो मुझे सही लगेगा। और ये सारी चीजें होने के बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं प्रेजेंट को, जहाँ पर एम्पर झाओ और तियान के आपस में टकराने के कारण वहाँ पर काफी तेज ब्लास्ट हुआ था, जहाँ से काफी ज्यादा रोशनी और काफी ज्यादा एनर्जी भी बाहर निकल रही थी। वो रोशनी इतनी ज्यादा थी कि वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो लोग उस रोशनी को अपनी आंखों से खोलकर देख भी नहीं पा रहे थे। एम्पर वो भी जैसे तैसे कर उस रोशनी को देखता है। वो कहता है इमॉर्टल फिनिक्स अभी भी गॉड्स के एनर्जी के खिलाफ लड़ रही है और वहाँ से काफी ज्यादा लाल रोशनी भी निकल रही है। ये वर्तमान में तियान के खिलाफ लड़ रहा है। इधर वो गैंग भी सारी चीजें देख रहा था। पर गाइस खैर थोड़ी देर बाद वो गैंग वहाँ पर देखता है वो लाल रोशनी वो धीरे धीरे वहाँ से गायब होने लगी थी। पूरी दुनिया दोबारा से ही ग्रे रंग में बदलने लगी थी और फिर धीरे धीरे कर कुछ देर बाद पूरी दुनिया ही ग्रे रंग में बदल जाती है। और अगर वहाँ पर कुछ बचता है तो वह ग्रे कलर का धुंध, जिसमें से तियान थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देने लगा था। ये देखकर वो गैंग को भी डाउट होने लगता है कि क्या फादर मर तो नहीं गए। और फिर गाइस हाँ, जब धुंध साफ होती है तो हम वही चीज देखते हैं। तियान के ड्रैगन ने जो की पूरी बॉडी को बुरी तरीके से लपेटा हुआ था और उनकी बॉडी काफी ज्यादा इंजर्ड भी थी। हालांकि जो वो यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं मरे हुए थे, यानी उनकी अंतिम सांसें अभी भी चल रही थी। वो कहते हैं मुझे पहले से ही पता था मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा जो कि कुछ ऐसा करेगा जिसे आज तक किसी भी ह्यूमन ने नहीं किया है। मैंने गॉड्स के खिलाफ फाइट स्टार्ट कर दी है, पर अफसोस की बात यह है कि मैं इसे खत्म करने वाला नहीं बनूंगा। वहीं पर उस तियान को लग रहा था कि मैंने इस बंदर को मार दिया है और यहाँ से पूरा फ्यूचर ही बदल जाएगा। पर गाइस खैर इन सारी चीजों को देखने के बाद भी हम फ्यूचर का अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर क्या होने वाला है। जिसके बाद हम तियान को देखते हैं वही सारी चीजें सोचते हुए एम्पर झाओ को हवा में उठा लेता है और हवा में उठाने के बाद वो एम्पर झाओ को जमीन पर काफी जोर से पटकता है। एम्पर झाओ की बॉडी से ब्लड वो चारों तरफ फैल जाता है और फिर गाइस हाँ, यहाँ पर एम्पर झाओ की मृत्यु हो जाती है। सारे गॉड्स भी इस मोमेंट को देखने के बाद वहाँ पर चैन की सांस लेते हैं कि फाइनली एम्पर झाओ मारा गया। वहीं पर वो कमीना बुढ़ा, उसके अंदर तो अलग ही खुशी की लहर दौड़ रही थी कि फाइनली एम्पर झाओ मारा गया। सांग के कई सारे सोल्जर्स भी अपने एम्पर को मरा देख अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और मानो हार मानने लगते हैं। पर वहीं पर इनका चीफ वो कहता है नहीं, रो मत और अपने हथियार उठाओ। हम शक्तिशाली सांग देश के योद्धा हैं, भले ही हमारे राजा मर गए हों, लेकिन इसके बाद भी हमें आगे बढ़ना होगा। आज यहाँ पर हम सारे एक साथ मरेंगे और अगले जन्म में भाई बनेंगे। सारे सोल्जर्स में भी चीफ की बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा मोटिवेशन आ जाता है। वो लोग भी कहते हैं हाँ, आज हम अपने लिए नहीं अपने एम्परर के लिए लड़ेंगे। तो फिर ठीक है, सारे तैयार हो जाओ, हम लड़ेंगे आखिरी सांस तक। जिसके बाद गज बचे हुए सांग के सोल्जर्स वहाँ पर उठते हैं और जो के सोल्जर से फाइट करने लगते हैं। और हालांकि नतीजा वही होता है जो हमें एक्सपेक्टेड था, यानी सारे सांग के सोल्जर्स बुरी तरीके से मारे जाते हैं। यहाँ तक कि इनका चीफ भी एम्परर वू के हाथों मारा जाता है। सारे लोगों को वहाँ पर मारने और लाशें बिछाने के बाद ये लोग शहर के अंदर एंटर करते हैं। जो भी यहाँ पर पहुंचने के बाद अपने सोल्जर्स को कह देता है तुम लोग फाइनली अब फ्री हो, तुम्हारी जो मर्जी करे तुम कर सकते हो। इतने सारे सोल्जर्स को शहर में आता देख वहाँ पर कई सारे लोग वो अपने घुटनों पर भी बैठ जाते हैं। साथ ही में वो कहते हैं हमें पता था एक न एक दिन शक्तिशाली सम्राट यहाँ पर आएंगे, एम्परर हम आपकी सेवा
सेवा के लिए यहाँ पर तत्पर हाजिर हैं। ये सारी चीजें कहते हुए वो सारे लोग इनकी तरफदारी कर रहे थे कि शायद हमें बख्शा जाएगा, पर गाइस खैर वहाँ पर किसी को भी बख्शा नहीं जाता है। जिसके बाद एक सोल्जर आता है जो कि अपने स्वॉर्ड के उल्टी तरफ से सीधे उनके मुंह पे मारता है। जिसके बाद वो सारे सोल्जर्स शहर में लूटपाट मचा देते हैं। कई सारे सोल्जर्स औरतों के कपड़े वगैरह भी फाड़ने लगते हैं और उनके साथ जबरदस्ती भी करते हैं। हम देखते हैं एम्परर वू को, वो अपने लोगों को देखता है जो कि औरतों के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। जिसके बाद वो बिल्कुल भी नहीं रोकता है। हालांकि एम्परर वू का चेहरा देखकर हमें ये समझ में आ रहा था कि उसे ये सारी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। और फिर गाइस वेल हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं वोगन को भी उस मैजिकल वाटर में देखकर उसे ये समझ में आ चुका था कि उसके फादर अब नहीं रहे, यानी वो मर चुके हैं। वो अपनी आंखों को बंद करता है और वोगन को यहाँ पर काफी ज्यादा दुख होता है। पर वहीं दूसरी तरफ जब वो मुड़कर अपनी माँ को देखता है तो वो वहाँ पर बिल्कुल भी आंसू नहीं बहा रही थी। ये देखकर वोगन भी थोड़ा सा सरप्राइज होता है। हालांकि वो समझ जाता है कि माँ का दिल वो दुख से डूबा हुआ है। पर साथ ही में वो देखता है जाओ के सैनिक उन्होंने शहर पर हमला कर दिया है, इसलिए वो अपनी माँ के हाथों को पकड़ता है और उनसे कहता है माँ चलो यहाँ से चलते हैं, हम यहाँ पर अब और देर नहीं रुक सकते क्योंकि जो के सैनिक वो हमें यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। हालांकि वो गैंग वो अपनी माँ के हाथों को पकड़कर यहाँ पर काफी ज्यादा हार्ड ट्राई कर रहा था कि वो अपनी माँ को यहाँ से ले जा सके, लेकिन वहीं पर उसकी मोम वो वहाँ से नहीं हिलती है। वो गैंग भी थोड़ा सा यहाँ पर गुस्सा होता है। वो कहता है माँ चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर दुख मनाने का समय नहीं है। जिसके बाद उसकी मोम उससे धीरे से कहती है इसका कोई भी फायदा नहीं है। वो गैंग भी थोड़ा सा हैरान होता है। वो कहता है हाँ। फिर उसकी मोम कहती है तियान ठीक शहर के बाहर है और यहाँ पर 6 ग्रेट गॉड्स हैं और साथ ही अनगिनत जो के सैनिक भी, इसलिए हमारे यहाँ से जीवित भागने की कोई भी संभावना नहीं दिखती, जिंदा बच निकलना इम्पॉसिबल है। वो गैंग फिर से चिल्लाते हुए कहता है माँ अगर हम आजमाएंगे नहीं तो जान कैसे पाएंगे, प्लीज ऐसी बातें मत करो, चलो यहाँ से चलते हैं। वो अपनी माँ के हाथों को पकड़कर फिर से जोर से खींचने लगता है। हालांकि वो गैंग काफी हार्ड ट्राई करने के बाद भी उसकी मोम एक ही जगह पर खड़ी होती है और वो बिल्कुल भी नहीं हिलती है। और फिर इसके बाद वो कुछ देर बाद कहती है बेटा कैसा होगा अगर हम दोनों एक साथ मरे। इनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो गैंग अपनी माँ के हाथों को पकड़कर वहाँ पर काफी जोर जोर से रोने लगता है। वो अपना मत्था उनके हाथों पर रखते हुए कहता है माँ ऐसी बातें मत कहो, मैं मरना नहीं चाहता। उसकी माँ कहती है हाँ ये दुख की बात है, लेकिन इसके बाद हमारे पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। इनकी ऐसी बातें सुनकर मानो यहाँ पर वो गैंग के सब्र का सीमा टूट जाता है। वो रोते हुए यहाँ पर काफी जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है माँ मुझे माफ करना। ये कहकर वो अपनी माँ को यहीं पर छोड़कर वहाँ से भागने लगता है। वो कहता है माँ मेरी गुस्ताखी के लिए मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपको यहाँ पर अकेले छोड़कर भाग जाऊंगा। उसकी माँ भी वो गैंग को भागता देखती है और अपने हाथों से हवा में स्लैश मारती है, जिससे वहाँ पर लटका हुआ आग वो उसके सामने गिरता है और गिरने के तुरंत बाद वो गैंग के सामने आग लग जाती है, जिससे वो गैंग का रास्ता वहीं पर ब्लॉक हो जाता है। ये देखकर वो गैंग वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान था। उसे यहाँ पर लिटरली बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मॉम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। अपनी माँ के ऐसे बिहेवियर को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर वो कहता है ठीक है मुझे लगता है आप मुझे मजबूर कर रही हैं। ये कहकर वो अपने पास एक खंजर को निकाल लेता है और अपनी माँ के सामने एम कर देता है। उसकी माँ भी इसे देखकर थोड़ा सा गुस्सा होती है। वो कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो गैंग भी कहता है हाँ बेशक मैं हिम्मत करूंगा। जिसके बाद उसकी मॉम वहाँ पर थोड़ा सा शांत हो जाती है। वो कहती है आओ और मुझे छुरा मारो। वो गैंग फिर से चिल्लाते हुए कहता है मॉम मुझे मजबूर मत कीजिए, आप काफी ज्यादा सेल्फिश हैं और आप मुझे मारना चाहती हैं। आखिर आप मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहती हैं। ये कहते हुए वो गैंग अपने छुरे को अपनी माँ के सामने एम किए होता है। जिसके बाद उसकी मॉम अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और उसके हाथ सहित उसके छुरे को पकड़ लेती है। वो गैंग भी वहाँ पर काफी ज्यादा चिल्ला रहा था। वो कहता है माँ आप क्या कर रही हैं, मुझे छोड़ दो। उसकी मॉम कहती है बेटा डरो मत, बिल्कुल भी मत डरो, ये सब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ये कहते हुए वो गैंग के छुरे को उसी के सीने के पास लाने लगती है। वो गैंग फिर से वहाँ पर काफी ज्यादा रोने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है माँ मैं आपसे विनती करता हूँ प्लीज मुझे मत मारिए, मैं मरना नहीं चाहता। पर गाइस खैर उसकी माँ उसकी बातों को नहीं सुनती है और उसके शील्ड के बीच से उसके छुरे को उसके सीने में घुसा देती है, जिससे वो गैंग को वहाँ पर काफी ज्यादा दर्द होता है। वो चिल्लाते हुए कहता है माँ प्लीज मत कीजिए, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। उसकी माँ भी उसकी बातों को सुनती है और सीधे उस छुरे के ऊपर हाथ रखकर सीधे खचाक, यानी वो गैंग की माँ ही उसी के छुरे को उसी के सीने में ही घुसा देती है। साथ ही में वो उसे अपने सीने से लिपटा लेती है और अपनी आंखें भी बंद कर लेती है। साथ ही में कहती है बेटा मेरे पास ऐसा करने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं था। तुम्हारे फादर ने देवताओं को काफी ज्यादा कष्ट दिया है, इसलिए मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि अगर तुम गॉड्स के हाथों पकड़े गए तो वो तुम्हें कितनी बुरी मौत मारेंगे। साथ ही में हम देखते हैं वो पूरा टावर उसमें आग बुरी तरीके से पकड़ लिया था और काफी फास्टली वो जलने लगा था। जिसके बाद हम लकड़ी के काफी बड़े हुए जलते हुए पिलर को भी देखते हैं जो कि जलते हुए सीधे इनके ऊपर गिरने लगता है। अब इस लास्ट मोमेंट पर वो गैंग की माँ भी अपने किंग को याद करने लगती है। वो कहती है किंग मैं भी आपके पास आ रही हूँ। ये कहती हुए अपने बेटे को सीने से लिपटा लेती है। वो जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा भी इनके ऊपर गिरता है और फिर गाइस वेल यहीं पर इन दोनों की डेथ हो जाती है। जिसके बाद उस टावर में काफी बड़ा ब्लास्ट भी होता है। आग की लपटें पूरी शहर में काफी बुरी तरीके से फैल रही थी।
जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम उस प्रॉफिट और तियान को देखते हैं जहाँ पर उस प्रॉफिट ने अपनी आंखों को बंद किया होता है और वहाँ पर थोड़ा सा परेशान लग रही थी। ये देखकर तियान पूछता है क्या कोई यहाँ पर गड़बड़ है। प्रॉफिट कहती है हाँ, मेरी छोटी बहन ने अभी अभी आत्महत्या कर ली। शायद उसे ये डर रहा होगा कि अगर वो पकड़ी गई तो उसे काफी कठोर दंड मिलेगा। तियान कहता है क्या कोई वो फूल है, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। प्रॉफिट कहती है हाँ, वो एक फूल ही थी, क्योंकि अगर वो फूल नहीं होती तो वो एक मॉडल के प्रेम में नहीं पड़ती। तियान कहता है आप दोनों मेरे सबसे ग्रेट प्रॉफिट थे, हालांकि मैंने उसे खो दिया, ये मेरे लिए काफी दुख की बात है। प्रॉफिट कहती है आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी भी आपके साथ हूँ और मैं आपकी सेवा करने की पूरी कोशिश करूंगी। तियान कहता है ठीक है, हालांकि आज मैंने एम्पर को खत्म कर दिया है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वॉर गॉड की भविष्यवाणी क्या वो खत्म हो जाएगी। प्रॉफिट कहती है हाँ, इस भविष्यवाणी में इमॉर्टल फिनिक्स उसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी, हालांकि आज आपने इसे कुचल दिया है, जिसके बाद इसे कम से कम हील होने में 100 साल से भी ज्यादा का समय लगेगा और जब तक यह खुद को जीवित करेगा तब तक भविष्यवाणी की समय सीमा वो खुद को पार कर चुकी होगी। दूसरे शब्दों में कोई वॉर गॉड नहीं होगा, गॉड्स की सत्ता हमेशा कायम रहेगी अनंत काल तक। तियान कहता है प्रॉफिट तुम सचमुच मुझे काफी अच्छा फील कराती हो। खैर तो फिर ठीक है, अब मैं गहरी नींद में सोने जा रहा हूँ। ये कहने के बाद तियान फिर से गहरी नींद में सो जाता है। प्रॉफिट भी कहती है आज का दिन आपके लिए काफी ज्यादा कठिन था, तो फिर ठीक है आप आराम कीजिए, बाकी के चीजों को हम दूसरे गॉड्स पर छोड़ देते हैं। ये कहने के बाद वो अपने ड्रैगन को लेकर हेवन की तरफ चल देते हैं। इधर दूसरी तरफ हम उस ब्लास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर वो टावर वो बिल्कुल आग के चपेट में लिपटा हुआ था। पर गाइस खैर यहीं पर होता है एक अजूबा। हम देखते हैं वो गैंग वो आग के अंदर से भागकर बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो अपने घुटनों पर गिर जाता है। फिर उसे सडन रियलाइज होता है क्या कोई मैं यहाँ पर सपना देख रहा हूँ, अभी मेरे साथ क्या हुआ था, क्या कोई मैंने सपना देखा था। वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है माँ ने मेरे दिल पर खंजर से वार किया था, मुझे तो मर जाना चाहिए था, पर आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ और मेरी छाती पर कोई घाव भी नहीं। ये सचमुच काफी ज्यादा अजीब है। ये सारी चीजें सोचने के साथ वो दोबारा से यहाँ पर खड़ा हो जाता है। वो कहता खैर अभी के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे यहाँ से जिंदा बचकर निकलना होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम जाओ के सोल्जर्स को देखते हैं। वो एक घर के दरवाजे पर अपने पैरों से काफी जोर से मारता है, जिससे उस घर का दरवाजा वो पूरी तरीके से टूट जाता है और वो दरवाजा तोड़ने के बाद घर के अंदर जो महिला छुपकर बैठी होती है वो उसके बालों को पकड़ता है और खींचते हुए बाहर निकालता है। वो गैंग भी यहाँ पर एक घर के पास छिपा हुआ था और उन सारे लोगों को देख रहा था। जो के सारे सैनिक पूरे शहर में फैले हुए थे, वो पागलों की तरह एक दूसरे पर अत्याचार कर रहे थे। वो गैंग भी उन्हें देखने के बाद सोचता है मुझे छिपने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी, क्योंकि अगर इन कमीनों ने मुझे पकड़ लिया तो मैं काफी ज्यादा मुसीबत में पड़ सकता हूँ। ये कहते हुए वो पीछे की तरफ मुड़ता है और वहाँ से वापस जाने की कोशिश करता है, पर तभी एक बंदा अचानक से उसके बगल में गिरता है, जिसकी बॉडी से काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। जिसके बाद हम वहाँ पर दो सोल्जर्स को भी देखते हैं जिन्होंने उसे मारा था। ये देखकर वो गैंग भी वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे भी ये लग गया था कि वो यहाँ पर अब पकड़ा जाएगा। पर गाइस खैर वो दोनों सैनिक बिल्कुल वो गैंग के बगल से ही चले जाते हैं और उसे फुल्ली इग्नोर कर देते हैं, मानो उन सोल्जर्स ने वो गैंग को देखा ही नहीं था। जो कि गाइस हाँ ये सच बात है, उन्होंने वो गैंग को नहीं देखा था। और उन्होंने वो गैंग को क्यों नहीं देखा था ये चीज हमें थोड़ी देर के अंदर पता चल जाएगी। वो गैंग को भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरानी होती है। वो भी अपने मन में डाउट करता है कि आखिर उन्होंने मुझे देखा क्यों नहीं, जबकि मैं ठीक उनके बगल में ही था। ये कहते हुए शहर के अंदर आगे बढ़ता है। साथ ही में वो देखता है एक सोल्जर एक लेडी के साथ बदतमीजी कर रहा था। वो कमीना उस महिला के कपड़ों को फाड़ रहा था। साथ ही में वो कहता तुम तो काफी ज्यादा मजेदार हो। वो महिला वहाँ पर चिल्ला रही थी और दया की भीख मांग रही थी। मैं आपसे विनती करती हूँ प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। पर गाइस खैर वो कमीना वहाँ पर लगातार इसके साथ बदतमीजियां किए जा रहा था। वो गैंग भी वहीं बगल में खड़ा था। जिसके बाद वो गैंग सोल्जर के और भी करीब जाता है। वो अपने हाथ को बिल्कुल उसकी आंख के सामने करता है, पर वो सोल्जर मानो इसे बिल्कुल देख ही नहीं पा रहा था। ये देखकर वो गैंग वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है क्या वो सचमुच मुझे नहीं देख सकते। और गाइस हाँ रियल बात तो ये है कि कोई भी वो गैंग को यहाँ पर नहीं देख पा रहा था, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो गैंग की डेथ ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी थी। और फिर गाइस खैर कुछ देर के बाद हम देखते हैं उसके सर पर एनर्जी से बने येलो बबल्स बनने लगे थे, और उन्हीं बबल्स के बीच में से आवाज आती है हाँ तुम पहले ही मर चुके हो। उन बबल्स को देखकर वो थोड़ा सा हैरान होता है। उस बबल्स में से वो गैंग की माँ भी अपेयर होती है। वो कहती है बेटा डरो मत, मैं पागल नहीं हूँ, मैं तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मैंने उस टावर पर तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया था, जिसमें तुम्हें मारना भी शामिल था, वो सब तुम्हारे भले के लिए ही था। मैंने ऐसे तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए किया था ताकि तुम्हें एक दोबारा मौका दिया जा सके, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो। वो गैंग कहता हाँ वो तो ठीक है, पर मैं पहले ही मर चुका हूँ है ना। उसकी माँ कहती हाँ ये बात सत्य है कि तुम पहले ही मर चुके हो, लेकिन ये बात भी सत्य है कि तुम पुनर्जीवित हो सकते हो। वो गैंग कहता है क्या पुनर्जीवित। उसकी माँ कहती है हाँ तुम्हें जीवित किया जा सकता है। जब तुम मेरी बाहों में थे और तुम मेरी बाहों में ही मरे थे तो मेरी विटलिटी ने तुम्हें सुरक्षित रखा था, यानी तुम्हारी बॉडी तो मर गई थी लेकिन तुम्हारी स्पिरिट नहीं मरी थी। वो गैंग के पास जाती है और उसके गालों को छूती हुए कहती है बेटा मैं तुम्हें काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें खुद से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। हालांकि ये आखिरी बार होगा इसलिए मुझे अपना चेहरा देखने दो। और फिर काफी देर वो गैंग का चेहरा वगैरह देखने के बाद उसकी मॉम कहती है ठीक है अब मेरी जाने का समय हो गया है, अपना ख्याल रखना। यह कहने के बाद उनकी पूरी बॉडी धीरे धीरे फिर से बबल्स में बदल जाती है और वो सारे बबल्स सीधे
जाकर वोगैंग की बॉडी में समा जाते हैं। उस एनर्जी को अपनी बॉडी में समाता हुआ देख वोगैंग भी कहता है, मॉम अब मुझे क्या करना चाहिए। उसकी मॉम कहती है, जस्ट फ्लाई, तुम एक हवा के झोंके हो, सिर्फ चलते रहो और रुको मत। बेसिकली तुम्हें एक बॉडी की खोज करनी होगी ताकि उसका यूज कर तुम दोबारा से मॉर्टल वर्ल्ड में लौट सको। पर हालांकि कंडीशन यहाँ पर यह है कि उस व्यक्ति की मृत्यु तुम्हारी मृत्यु के समय के आसपास ही होना चाहिए। वोगैंग भी अपनी माँ की बातों को सुनता है और वहाँ से काफी तेज रन कर नई बॉडीज को ढूंढने लगता है जिसकी मृत्यु का समय लगभग वोगैंग की मृत्यु के समय के समान हो। वोगैंग भी दौड़ते हुए कई सारी बॉडीज को देखता है, लेकिन इसके बाद भी उसे वो बॉडीज पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि जैसे ही उसे वो बॉडी मिल जाएगी जिसके मृत्यु का समय उसके मृत्यु के समय के समान हो, उसे ये चीज ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। झाओ जी के अंदर पूरी तरीके से कियोस मचा हुआ था। झाओ के सैनिक सारे लोगों को काफी बुरी तरीके से मार रहे थे। वहीं पर इनके बीच में वोगैंग इधर उधर भागते हुए नई बॉडी की तलाश कर रहा था। साथ ही में वो अपने मन में कहता है, महिलाओं का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, इसीलिए बेहतर होगा कि मैं एक मेल और अपनी उम्र के बंदे को ढूंढूं, क्योंकि मैं एक लड़की की बॉडी में जाकर या एक बुड्ढे की बॉडी में जाकर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। ये कहते हुए वोगैंग इधर उधर भागे जा रहा था, पर तभी वो अपनी बॉडी में अचानक से कुछ नोटिस करता है। उसकी बॉडी धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होती जा रही थी और ऐसा क्यों हो रहा था ये चीज वोगैंग को पता थी। जैसे ही सवेरा होगा और सूर्य की पहली किरण वोगैंग की बॉडी पर पड़ेगी, वोगैंग का पूरा बॉडी पूरी तरीके से लुप्त हो जाएगा, यानी आसान शब्दों में कहें तो वोगैंग का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए वोगैंग को यहाँ पर जल्दी करना होगा और जल्दी से जल्दी एक नई और अच्छी से अच्छी बॉडी को ढूंढना होगा। वोगैंग वहाँ पर लगातार आगे बढ़ता है, साथ ही में उसे एक बॉडी दिखती है। वो दूर से उस बॉडी को देखकर कहता है, शायद ये बॉडी मेरे लिए ठीक ठाक हो सकती है। लेकिन जब उसके बाद वोगैंग उस बॉडी के पास जाता है और बैठकर उसके फेस को देखता है तो इसे उस बंदे का फेस काफी ज्यादा अगली लगता है। वो अपना मुंह बनाते हुए कहता है, ये तो काफी ज्यादा अगली है, इससे तो बेहतर होगा कि मैं मर ही जाऊं। वोगैंग वहाँ पर खड़ा होता है और बिना थोड़ा सा भी समय गवाए नेक्स्ट बॉडी की तलाश में वहाँ से भागने लगता है। साथ ही में वो देखता है सवेरा भी बस होने ही वाला था। ये देखकर वोगैंग वहाँ पर काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा था। वोगैंग कहता है, नहीं, मुझे जल्द से जल्द नई बॉडी ढूंढनी होगी। आखिर मैं क्या कर रहा हूँ? अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मेरी माँ की सारी मेहनत वो बेकार हो जाएगी। ये कहते हुए वोगैंग वहाँ पर काफी तेज दौड़ रहा था। तभी उसे अचानक से एक नई बॉडी दिखती है जो कि आधे कुएं में लटकी हुई थी। साथ ही में उसकी एज वोगैंग के आसपास की भी लग रही थी। वोगैंग भी बिल्कुल उस बॉडी की तरफ रश कर देता है। पीछे से सूर्य की किरण बिल्कुल उसके बॉडी को टच करने ही वाली थी, पर गाइस खैर वो टच कर पाती इससे पहले वोगैंग उस बॉडी के अंदर एंटर कर चुका था। जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं वो फाइनली जग जाता है और अपनी बॉडी को कुएं से बाहर निकालता है। कुएं से बाहर निकालते हुए वो उस कुएं के पानी में अपने फेस को भी देखता है, जो कि गाइस हाँ, इसकी बॉडी देखने में काफी ठीक ठाक लग रही थी। हालांकि इसका एक आंख वो थोड़ा सा इंजर्ड था। और फिर गाइस हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। पर गाइस हाँ, इस चैप्टर को यहाँ पर खत्म करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं, ये बॉडी जो अभी वोगैंग को मिली है ये कोई ऐसी वैसी बॉडी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे भी एक कहानी है। हालांकि उस कहानी को हमने पीछे डिस्कस किया है, लेकिन उस कहानी को हम आगे देखने वाले हैं।